ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम CompTIA A प्लस ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 23 कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ CompTIA। दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। जब जॉब लग जाती है तो what things you need, क्या what steps you should do to process and repair certain computers and safety wise as well. ये ट्रेनिंग जो है इज़ कंडक्टेड बाय लॉयल टेक एंड सिक्योरिटी, स्पॉन्सर्ड बाय जेस टेक एंड ट्रैवल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और एनी अदर वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन एंटर देम इन द लाइव चैट राइट नाउ, और अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, यू कैन टाइप दैट इनटू द कमेंट्स फॉर मी टू रिप्लाई टू यू at a later time. अगर आप कोई recommend करना चाहते हैं कोई video, post that into the comments as well, and I will make sure to upload that video for your training purpose. So today we are covering chapter 23, last chapter, understanding operational procedures. काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे हम, but this is only a theory chapter. This is not practical. Several equipments हम कवर करेंगे इसके अंदर. Antistatic bag and proper components handling कैसे करनी चाहिए. टॉक्सिक वेस्ट जो होता है, बैटरीज एंड टोनर्स एक्सेट्रा, उसको हैंडल कैसे करना चाहिए. पर्सनल सेफ्टी, जो आपकी पर्सनल सेफ्टी है वो कैसे करनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ रिमूव करनी चाहिए. लोकल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से कैसे चलना चाहिए. उसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल अवेयरनेस एंड प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होना चाहिए, जो भी आप जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो. प्रोटेक्शन फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल्स, उसके बारे में बात करेंगे. डस्ट एंड डिब्री and compliance to other government rules. Incident response, which is also known as IR. कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना चाहिए, दैट इज़ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स. लाइसेंसिंग के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. ओपन सोर्स वर्सेस कमर्शियल, जो कि पेड और अनपेड और फ्री वर्जन होता है, उसके बारे में. PII, also known as personally identifiable information, इसको कैसे सिक्योर करना चाहिए और ये क्या होता है. कॉर्पोरेट एंड यूज़र पॉलिसी एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द वेज हाउ टू डील विद योर डे टू डे वर्क फॉर a help desk job or a system admin job. PC safety issue. Break them into 4 general areas. कभी भी कोई PC के issues हो, 4 चीज़ के अंदर आप उनको break कर सकते हैं to tackle that issue. Computer component, electrostatic discharge, electromagnetic interference, and natural elements. Remember, हम PC safety की बारे में बात कर रहे हैं, okay? Not PC repair. PC को सेव करने के लिए these are the steps you should do. Break them into 4. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जो हम जो किसी डिवाइस को हाथ लगाते हैं, देन वी गेट दैट शॉक, दैट इज़ द डिस्चार्ज दे आर टॉकिंग अबाउट. सो उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, उसके लिए या तो आप ग्लव्स पहने या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बैंड्स आते हैं, यू कैन वेयर दैट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वो क्या होती है, radio frequencies or the radiation from the microwaves, वो interference आती हैं. And other any natural elements, you should be protecting the PCs from. Components. Power supply. The 2 biggest dangers with power supplies are burning and electrocuting yourself. Capacitors hold charge even when unplugged. Connect a resistor across the leads of the capacitor to discharge. तो अमूमन जो पावर सप्लाई होता है, जिसके अंदर हम पीछे से वायर डालते हैं आउटलेट के अंदर, एंड देन द अदर वायर गोज टू द कंप्यूटर, वो पावर सप्लाई होता है. वो पावर सप्लाई के अंदर जो है, दैट्स द मेन एंट्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. मेक श्योर
कि वो प्रॉपरली डिस्कनेक्टेड हुआ हो। उसके जो ख़तरे होते हैं, बर्निंग इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। वो बर्न जैसी स्मेल आएगी, या कभी कभी तो मैंने तो आई हैव आल्सो सीन फायर इन दोस, सो यू इमीडिएटली अनप्लग इट फ्रॉम द आउटलेट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू। कैपेसिटर्स जो होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, इवन दो अगर आप पावर सप्लाई की वायर निकाल देते हैं, उस कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज फिर भी होता है। तो वायर निकालने के बाद भी अगर आप उस कैपेसिटर्स को टच करेंगे, इफ़ इट्स लीक्ड यू विल बी शॉक्ड। ओके, monitor, do not try to repair monitors. A plus exam may test your knowledge of the safety practices to use if you ever if you ever need to do so. If you have to open up a monitor, you must first discharge the high voltage charge on it by using a high voltage probe. Do not use an ESD strap when discharging the monitor. Doing so can lead to a fatal electrical shock. So basically they're saying कि मॉनिटर जो है उसको ये ए प्लस के अंदर एग्ज़ाम के अंदर वो लोग टेस्ट करेंगे आपको कि उसको है ना रिपेयर करने से पहले यू हैव टू डिस्चार्ज उसकी इलेक्ट्रिसिटी। ये हाई वोल्टेज प्रोब है, ये उससे डिस्चार्ज करने की, क्योंकि उसके जो कैपेसिटर्स हैं उसके अंदर वो पावर फिर भी होती है। वो जो ESD स्ट्रैप होता है जो हाथ के अंदर पहन के हम किसी भी ग्राउंड से लगा देते हैं, दैट इज़ नॉट गोना प्रोटेक्ट यू हियर, बिकॉज वो हाई वोल्टेज का जो चार्ज होता है स्टिल इन दैट दोज मॉनिटर्स। वंस अगेन हम अभी सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द केस, बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग देम। जो टावर होता है, जो केसिंग होती है ना कंप्यूटर की, ये उसकी बात है। You can, for example, cut yourself by jamming your fingers between the case and frame when you try to force the case back on. जब केस को हम स्लाइड करके उसको वापस लगाने की या खोलने की कोशिश करते हैं, वो जो केस जिस मटेरियल से बना होता है इज़ वेरी शार्प. समटाइम्स यू कैन कट योर फिंगर्स ऑन दैट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सेफ जोन, सेफ एरिया and safely आप काम करेंगे, then you can move forward, because otherwise you can get electric shock, you can get cuts, you can get burns, you can get a lot of things. So it is a safety matter here, obviously, so precautions must be taken. Keyboard and mouse, keep them liquid free, liquid से उसको दूर रखें, और जो कोड्स होती हैं उसको भी लिक्विड से दूर रखें, बिकॉज लेट्स से द कोड के अंदर कुछ भी कटा हुआ है, व्हाटएवर, दैट कैन आल्सो इलेक्ट्रोक्यूट यू. प्रिंटर, do not turn toner upside down. Do not put any object into the feeding system. टोनर को अपसाइड डाउन नहीं करें, उसमें जो पाउडर है वो सारा गिर सकता है, एंड दैट कैन कॉज अ मैस. You should not be inhaling that as well, because that can cause more harm to your body and the lungs. प्रिंटर के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं डालें जो प्रिंटर का ना हो. पेपर के अलावा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं डालें विच विल गेट स्टक. डू नॉट डायरेक्टली जो लेज़र का जो पार्ट होता है, स्पेशली द ड्रम विच रोटेट्स, डोंट पुट एनीथिंग एल्स इन देयर विच विल गेट स्टक, बिकॉज वो डैमेज भी करेगा आपके ड्रम को, एंड द प्रिंटर विल नॉट वर्क. ESD, electrostatic discharge. Antistatic wrist straps touch the chassis self-ground, antistatic bags for parts, ESD antistatic mats, and increase humidity. ये सब क्या है? CPU chips and memory chips are particularly sensitive to ESD. Be extremely cautious when handling them just by sitting in a chair. Just by sitting in a chair, you can generate around 100 volts of static electricity. This voltage can occur in any room when very low humidity, like a heated room in winter time. तो basically ये कह रहे हैं कि जो low humidity के जो levels होते हैं, when the room temperature is somewhat of heated room, the chances of जो electric shocks हैं a little bit higher. Okay, so just be careful when you're using the ESD as well. For an anti-static wrist straps to work properly, the computer must be plugged in but turned off. When the computer is plugged in, it is grounded through the power cord.
When you attach yourself to it with the wrist strap, you are grounded through the power cord as well. If the computer is not plugged in, there's no ground, and any excess electricity on you will just discharge into the case, which is not good. Dry air promotes static electricity. तो अगर वो आप ESD यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कंप्यूटर का जो वायर है, पावर सप्लाई का वायर, वो आउटलेट के अंदर प्लग इन है, बट टर्न ऑफ है, टर्न ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए. द रीज़न वाई देर सेइंग दैट यहाँ पे जो दो, यहाँ पे इट्स अ 3 prong आउटलेट्स ओवर हियर. ऊपर के जो 2 prongs होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और जो नीचे का जो prong होता है वो होता है ग्राउंड. एक्सक्यूज मी. सो जो ग्राउंड होता है, अगर आपका कंप्यूटर प्लग्ड इन है आउटलेट से, एंड देन आपका ESD रिस्ट बैंड पड़ा आपके हाथ पे है, एंड अगर कोई शॉक आता भी है तो वो शॉक कंप्यूटर केस के अंदर जाके, पावर सप्लाई के अंदर से जाके उस तार के अंदर ट्रेवल करके ग्राउंड के अंदर चला जाएगा. अगर उस तार को आपने अनप्लग कर दिया तो ग्राउंड में कहीं नहीं जाएगा, इट्स गोना रिवर्स बैक टू यू. नाउ एंटी स्टैटिक बैग्स फॉर पार्ट्स. एक बैग्स आते हैं वो सिल्वर वाले जो एंटी स्टैटिक्स होते हैं. यूजुअली हार्ड ड्राइव उसी केस के अंदर आती है ताकि वो हार्ड ड्राइव की कोई भी कंपोनेंट्स एंड कैपेसिटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट उसके अंदर स्टैटिक ना बैठ जाए, तो उसके अंदर वो लोग ये डाल के भेजते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट दे आल्सो पुट ए ह्यूमिडिटी बैग. एक छोटा सा एक ह्यूमिडिटी बैग भी होता है विच कंट्रोल्स द ह्यूमिडिटी इनसाइड दैट, सो देन इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा ना हो जाए. Then we have ESD anti-static mats. This mat drains excess charge away from any item coming in contact with it. So basically जो excess charge होता है ये mat उसको absorb कर लेता है. That's the purpose of that. Increase humidity. All they're saying is that increase the level of humidity. The best thing is to put somewhere anywhere between 50 and 60. Don't go too high. But don't go too low as well. EMI, electromagnetic interference, also known as radio frequency interference, RFI. EMI is an unwanted disturbance caused by electromagnetic radiation generated by another source. In other words, some of your electrical equipment may interfere with other equipment, such as microwaves. The radiation they generate is typically in the 2.45 gigahertz range. जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आपका राउटर माइक्रोवेव के पास पड़ा हुआ है, सो एवरी टाइम आप माइक्रोवेव यूज़ करेंगे, आपका जो राउटर का 2.4 का सिग्नल है वो बहुत ही ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज माइक्रोवेव इमिट्स EMI. इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस विच कॉजेज 2.4 gigahertz ऑफ इंटरफेरेंस. तो कोशिश करें कि राउटर से आप दूर रखें माइक्रोवेव को. EMI जो है कैन कॉज इश्यूज टू योर नेटवर्क डिवाइसेस. जैसे कि मैंने बताया, राउटर्स, मैग्नेट्स को भी इशू कर सकते हैं. कोर्डलेस फोन्स जो हैं, दैट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट आल्सो वर्क्स ऑन विद इन द रेंज ऑफ 2.4 टू आई थिंक 2.8 समथिंग gigahertz. So phones can cause interference, and as I said, microwave already causes that. Natural elements क्या है? Avoid direct sunlight, avoid water sources, avoid dirt and dust. ये सबको पता है. डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कोई इक्विपमेंट रखना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है. वाटर से दूर रखें, दैट कैन ऑब्वियसली कॉज इलेक्ट्रिकल टू फेल. अवॉइड डर्ट एंड डस्ट. मिट्टी और ये सब आएगा, योर fan and things like that is going to clog up the airflow, which means that you're not going to have enough airflow to cool down. So these are natural elements. You should make sure that they are stayed away or taken care of. Creating a safe workspace. जब आप काम करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्प डेस्क और सिस्टम डेस्क, आपको ये सब चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर को कहीं पे भी नहीं खोल देना चाहिए, उसको एक स्पेशल एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे खोलनी चाहिए. आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उसको, कंप्यूटर के इक्विपमेंट को एक बराबर एरिया में आप मूव करें. उसके जो बराबर टूल्स हैं वो यूज़ करें. कोई भी टूल आप यूज़ कर लेंगे, खुल जाएगा, शायद हो भी जाएगा आपका रिपेयर, बट दैट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम. आइदर यू कैन हर्ट योर सेल्फ, या तो आपका कोई चीज़ कैपेसिटर या कुछ भी है, कुछ डैमेज हो सकता है, एंड यू कैन हैव मोर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल.
Implementing safety policy and procedures. Most of the companies जो होती है उनकी safety policies होती है which you have to adhere to and you have to sign those policies when you onboard the company. अच्छा, अभी मूविंग कंप्यूटर इक्विपमेंट में क्या है, उसको सबसे पहले तो अनप्लग कर देने का, उसके जो पावर कोड्स हैं वो निकाल देने के, अपने में से जो ज्वेलरी है, आपने कोई ज्वेलरी ऐसी पहनी है जो आपको इलेक्ट्रिक्यूट कर सकती है, कहीं पे स्टक हो सकती है या कुछ भी, यू शुड ऑलवेज रिमूव दैट. लिफ्ट विद योर लेग्स. कोई भी लैपटॉप तो चलें छोटी चीज़ है, सर्वर जो हैवी हैवी होते हैं अगर आपको वो लिफ्ट करना है, रिमेंबर दिस जॉब डज रिक्वायर सम वॉट ऑफ लिफ्टिंग, नॉट ऑल द टाइम, पर कभी रिपेयर आता है सो यू हैव टू लिफ्ट कंप्यूटर्स और स्क्रीन्स और समथिंग. सो जब आप लिफ्ट करें, डोंट लिफ्ट विद योर बैक, लिफ्ट विद योर लेग्स. ओके, ट्विस्ट, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करें आप, वो कमर की बात कर रहे हैं, द बैक कैन योर बैक कैन गेट हर्ट. कीप ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू योर बॉडी. जब आप CPU या जो वर्क स्टेशन है उठा के लेके चल रहे हैं उसको अपने बॉडी से नज़दीक रख के चलें ताकि वो वज़न पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो. अगर आप आगे ऐसे रख के चलेंगे वो सारा वज़न आपके बैक के ऊपर आएगा. पुश रेदर देन पुल. पुल करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, पुश करने में इजी होता है. सो अगर आप कोई कार्ट के अंदर कोई इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं तो उसको पुल नहीं करें, बेहतर है कि आप पुश करें उसको. ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं इनके. यूज़ द राइट रिपेयर टूल्स. अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कोई भी टूल्स ना यूज़ करें तो बेहतर है. फॉर एग्जांपल आप मेरी एक दूसरी वीडियो देखेंगे, उसके अंदर मैंने अभी एप्पल मैक मैक का सिस्टम रिपेयर किया. उसके अंदर मैं चाहता तो मैं नाइफ से उसको खोल सकता था, उसको स्क्रीन पूरी कट करनी थी साइड से और उसका ग्लू एंड देन उसको रीअटैच करना था. तो नाइफ से भी हो सकता था, बट आई मेड श्योर के वी डिड इट थ्रू ए प्रॉपर टूल. क्यों हमने ऐसे किया? क्योंकि वो जो टूल है वो उस आपको भी सेफ रखता है और जो इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसको भी सेफ रखता है. स्पेशली अगर आपकी कंपनी का कंप्यूटर है या इक्विपमेंट है या किसी कस्टमर का इक्विपमेंट है, यू हैव टू मेक श्योर कि जब हम उनको रिटर्न करें इट्स इन गुड कंडीशन. सो सेम थिंग ये लोग यही बोल रहे हैं कि पीसी रिपेयर किट आप बाय करें. नेक्स्ट पिक्चर के अंदर एक पीसी रिपेयर किट आएगी, शो करेंगे, $10-20 की आपको मिल जाएगी. इट हैज़ ऑल द टूल्स जस्ट टू ओपन अप द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. स्क्रू ड्राइवर आपके उसके होने चाहिए. एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप यूज टूल के अंदर अगर नहीं है तो आप यू कैन बाय इट सेपरेटली. And then other useful tools are like pliers, wire cutters, strippers, छोटे mirror, थोड़ी सी flashlight and compressed air. Compressed air are those air can, जो एक छोटे छोटे कैन आते हैं 12 आउंस के, उसके अंदर एयर कंप्रेस की भी होती है ताकि आप CPU के फैन या मदरबोर्ड या पावर सप्लाई आप क्लीन कर सके. ये वो टूल है PC रिपेयर किट. एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग किस्म के स्क्रू ड्राइवर्स हैं. ये इन्होंने थोड़े से वो ट्वीज़र्स टाइप टूल्स दिए हैं छोटे स्क्रूज निकालने के लिए, और ये अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स हैं. सेम थिंग इन क्रिएटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट. ये आ जाता है एक फ्लोर केबल गार्ड. अमूमन ये कंपनीज के अंदर लगा हुआ होता है. कभी केबल जो होती है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर अक्रॉस आमने सामने होती है और उनको केबल ज़मीन पे से पास करनी होती है. सो यू नो ये एक सेफ्टी ट्रिप हैज़र्ड का जो फ्लोर केबल गार्ड आता है ये आप इंस्टॉल कर दें ज़मीन पे. उसके नीचे से केबल जाएगी, एनीवन कैन स्टेप ऑन इट, तो वो वायर के अंदर ट्रिप भी नहीं होगा और वायर आपका डैमेज भी नहीं होगा. सो ये फ्लोर केबल गार्ड उसके लिए यूज़ होता है. केबल टाइज जो है अमूमन लाइक यू नो टू ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. आप बहुत सारी ईथरनेट हैं या कहीं पे आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, मेक श्योर यू यूज़ द केबल टाइज और द जिप टाइज ताकि वो प्रॉपरली एक जगह पे रहें और लटके नहीं वो, और नो वन ट्रिप्स ऑन दैट. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द सेफ्टी प्रोसीजर. Implement safety policies and procedures. Employer and employee have responsibilities. Create and train on safety plans. Define clear policies for incident management. ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में. एम्प्लॉय को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयर के कोई भी इक्विपमेंट या एसेट्स ख़राब हों,
और एम्प्लॉयर का ये फ़र्ज़ है, दे शुड प्रोवाइड टूल्स या इक्विपमेंट्स और ए सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ़ एरिया उनको प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अंदर आप जाके ठीक तरीके से सेफली काम कर सकें. The Occupational Safety and Health Act states that every working American has the right to a safe and healthy work environment, which is also known as OSHA, O-S-H-A. It was formed to inform the act. OSHA covers all private sector employees and post office workers. जितने भी प्राइवेट वर्कर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेस, ओशा के जो रूल्स हैं उसके ऊपर लागू होते हैं, और जो पीओ पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैं उस पर भी. जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड बाय स्टेट प्रोग्राम एंड फेडरल एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड अंडर ए प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. स्टेट के जो होते हैं जैसे डीएमवी हो गया, स्टेट के कोई भी स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कवर्ड हैं स्टेट प्रोग्राम्स की, स्टेट के खुद के प्रोग्राम देर कवर्ड अंडर दैट. जो फेडरल अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप फेडरल में हेल्प डेस्क की जॉब कर रहे हैं, तो वो इस ओशिया में कवर्ड नहीं आता है, वो आता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर, फेडरल के ही ब्रांच के अंदर वो कवर होता है. देयर आर 3 overarching criteria to a safe work environment. The company and its employees have identified all significant hazards in the work setting. That's 1. Preventive measures have been taken to address each significant hazard. That's 2. And 3rd, the company and its employees understand how to respond to accidents or near miss accidents if or when they occur. So as he said, safety is everyone's responsibility. It's a two-way street. Employer should provide proper equipment, proper location, proper safe environment to work in. Employee's responsibility is to work properly and safely. And जो मैंने पीछे सब बताए उस तरीके से उसको बराबर टूल्स के साथ काम करना चाहिए. हैंडलिंग एक्सीडेंट्स, इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हैंडल कैसे करने के और किस किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स के अंदर पावर या वाटर अगर आ गया किसी इक्विपमेंट के ऊपर, सो दैट कैन कॉज द एक्सीडेंट. पावर सर्ज, बेसिकली जो नेचुरल सर्जेस आते हैं, पावर सर्जेस, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सर्ज आ गया, सो देन हाउ डू यू प्रोटेक्ट द सिस्टम, यू नो. सो देयर आर इक्विपमेंट्स फॉर दैट, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा एंड यू विल सी. ह्यूमन एक्सीडेंट्स, ह्यूमन एक्सीडेंट्स में क्या होता है, चलते चलते वो तार आ गया, यू ट्रिप. या ह्यूमन एक्सीडेंट्स, कॉफ़ी पी रहा है, लैपटॉप के पास आके वो कॉफ़ी गिर गई, दैट्स अ ह्यूमन एक्सीडेंट. सो ये सब एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए जब आप कोई कंप्यूटर रिपेयर भी कर रहे हैं और या आप किसी अपने ऑफिस में भी कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो लिक्विड्स हैं वो हमेशा कीबोर्ड और माउस और कंप्यूटर से दूर हो. बिकॉज बेख्याली में हाथ लग भी गया तो वो डैमेज आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप होगा या वर्क का होगा, एंड देन यू विल बेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट. नाउ मेंटेनिंग पावर, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉसेस के अंदर वन ऑफ देम वाज पावर. दीज आर द पावर स्ट्रिप्स. सो इफ यू सी दिस वन राइट हियर, ये जो ब्लैक वाला है, ये दिस इज जस्ट अ पावर स्ट्रिप. इट्स अ पावर स्ट्रिप विद सर्ज प्रोटेक्टर. And this one is also the same, but it has more options such as phone को भी power surges से ये बचाता है, केबल को भी बचाता है, and things like that. But this is also just a power surge. But ये जो है APC का, ये बहुत पुराना है, but this is backup UPS. इसके अंदर पीछे होते हैं, सेम आउटलेट होंगे, ऐसे ही सेम आउटलेट होंगे, बट उसमें एक रो होगी खाली सर्ज प्रोटेक्टर की, और फिर यहाँ पे वहाँ पे एक दूसरी रो होगी, उसके अंदर लिखा होगा बैटरी प्लस सर्ज. उसका मतलब ये है कि उस वाले पोर्ट्स के अंदर आप डालेंगे आउटलेट्स के अंदर, तो आपकी सर्ज प्रोटेक्शन भी होगी. अगर पीछे से कोई सर्ज आता है, सो दिस विल प्रोटेक्टेड. और अगर पावर चली भी जाती है कम्प्लीटली, तो ये जो है बैकअप यूपीएस आपके इक्विपमेंट को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विल कीप इट ऑन. नेचुरल एलिमेंट्स में क्या आ जाता है, sunlight, water, heat, dust and dirt and unreliable power sources.
वेरी सिंपल। नेचुरल के अंदर आप ऑब्वियसली अपने कंप्यूटर्स को सनलाइट के अंदर बाहर नहीं छोड़ेंगे, वो ख़राब हो जाएगा। पानी के अंदर, पानी से दूर रखें। हीट इज़ गोइंग टू मेल्ट द कैपेसिटर्स एंड द मदरबोर्ड पार्ट्स एज वेल। डस्ट एंड डर्ट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम विद द सीपीयू, फैन एंड थिंग्स लाइक दैट। और पावर सोर्सेज, unstable power hogi will definitely kill your power supply or bring a lot of surges into your environment. Using safety documentation, OSHA is one. OSHA जैसे कि मैंने बताया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इनके पहले से डॉक्यूमेंट्स हैं विच गाइड्स यू कि कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट व्हाट. एंड देन MSDS, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट्स. ये सारी जो व्हेन यू डू एन ओरिएंटेशन, जब आप कंपनी के अंदर इनिशियली काम करते हैं, यू डू एन ओरिएंटेशन एटलीस्ट इन US हियर. और ओरिएंटेशन के अंदर आप ये सब सेफ्टी एंड policy and procedures they tell you, and they mandatorized to you that you have to go through these safety trainings in order to be a part of the company. So the OSHA, again, it mandates MSDS is only for products. The United States Occupational and Health Administration mandates MSDSs and only for the following products. The products that meet OSHA definition of hazardous, it poses a physical or health hazard. तो जो physical और health hazard जो जिसका threat pose करता है, they all fall under OSHA, Occupational Safety, Health and Administration. Products that are known to be present in the workplace in such a manner that employees may be exposed under normal conditions of use or in a foreseeable emergency. Besides your product manuals, another place to find safety information is in Material Safety Data, which is MSDS. MSDS include information such as physical product data, boiling point, melting point, flash point, and so forth, potential health risk and stuff. So basically ये जो MSDS के जो ये सारी documents हैं ना आपकी हर job की, depending on आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, if you're in an assembly line, these documents should be posted on a site somewhere with the label OSHA and MSDS, right? MSDS के अंदर बेसिकली ये शो करता है कि कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें शो करेगा कि जो बैरल है जिसके अंदर केमिकल है, इट शुड नॉट tilt this way, or it should not be upside down, or it should not reach a certain heating point. उसको ठंडे में रखने का, उसको गर्म में रखने का, उसको सनलाइट के इसमें नहीं आना चाहिए, वो सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ होता है. These are safety measures which are already listed in there. Disposal procedure. ये जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे शो की हुई, बैटरीज, डिस्प्ले डिवाइसेस, लेज़र प्रिंटर, टोनर्स, केमिकल सॉल्वेंट एंड कैंस, इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है. आप इसको गार्बेज में नहीं डाल सकते हैं. बाय लॉ यू आर सपोज टू dispose them properly. So some manufacturers will take back outdated equipment for parts, but not all. Properly dispose of solvents or cleaners as well as their containers used with computers at a local hazard waste disposal facility. You can check the msds.com website and वहाँ पे वो लोग बताएंगे कि how you can manually or you can safely dispose this. Now अगर आप if you're working as a help desk or a system admin, and if you are the only person or if you are the lead over there, then you have to decide where these items go. और इसको आप garbage में नहीं डाल सकते हैं, because if someone finds out that you're throwing this in the garbage, then your company can get penalized for that. So the good thing to do, you can search on Google recycle equipment, or donate used electronics or something, and then यहाँ पे इतनी companies हैं जो आपके ये सारे products खुद आके आपसे ले लेंगी. जो old toners जो है वो recycle होती हैं, so they will come and they will collect that from you. However, the chemical solvents and cans, those are even more strict, because वो usually regular कोई भी कंपनी आके उसको उठाएगी नहीं आपसे. You have to go to a EPA approved location to
discard these solvents and cans. तो वो तो ये सब हो गया अपना सेफ्टी का. अब देयर कमिंग ओवर टू सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस. किस किस किस्म के अलग अलग सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर. सबसे पहले जो है वो है फ्रीवेयर. जैसे कि नेम उसका डिसाइड कर रहा है, फ्रीवेयर. फ्रीवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं है. फिर है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स जो है इज फ्रीयर देन फ्री, मतलब वो और भी फ्री है. क्या है वो? नॉट ओनली इन द एप्लीकेशन फ्री बट द सोर्स कोड. Code used by programmers is also shared to encourage others to contribute to the future development and improvement of the application. जो open source होता है ना, वो भी फ्री है, लेकिन वो दो टाइम फ्री है. एक तो उसके अंदर पैसे नहीं देने पड़ते हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए, और उस सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है ना, जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है पीछे, वो जो कोड होता है वो भी पब्लिकली अवेलेबल होता है. क्यों? क्योंकि वो जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो अगर नई जो न्यू रिलीज होगी उस प्रोडक्ट की, यू कैन कंट्रीब्यूट योर नॉलेज टू दैट प्रोडक्ट एज वेल. अगर आप चाहें, यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी एंड यू कैन कंट्रीब्यूट योर नॉलेज टूवर्ड्स दैट open source application, and then that will be implemented within the community. Shareware is a software that provides a free trial with the expectation that you will pay for it if you like it and decide to keep it. Shareware वो होता है जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर they give you free trial, 30-day trial, 40-day trial, जो भी होता है, that type of software is called shareware. थोड़े दिन के लिए चलेगा, फिर उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट की मांगेगा, अगर वो नहीं देंगे तो वो बंद हो जाएगा. Then we have multi-user. This is a commercial software that you are allowed to install on more than one computer. For example, some versions of Microsoft Office allow you to install the same copy on 2 or 3 computers. So multi-user license आता है, Windows के अंदर आता है और Microsoft Office के अंदर आता है, जो कि आप 4-5 जो जितने के आपने लाइसेंस लिए हैं उतने डिवाइसेस के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 के लाइसेंस लिए हैं और अगर आप 4 के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, तो जो फर्स्ट 2 के ऊपर आपने इंस्टॉल किया था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. नाउ माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कम अप विद अ वे टू आइडेंटिफाई दैट. पहले विंडोज 7 एंड प्रायर पीपल यूज्ड टू यूज लॉट ऑफ कीज फॉर द सेम एंड इट डिडंट वर्क. सिंगल यूजर. This is a commercial software for which the license restricts installation to a single PC or a server. सिंगल यूजर मतलब सिंगल सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल मशीन, दैट्स इट. दूसरे मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है तो आप दूसरा लाइसेंस बाय करें. दैट्स व्हाट सिंगल यूजर मीन्स. कंकरेंट. This license allows the software to be installed on many PCs but used concurrently by a smaller number. For example, you may have 1,000 computers with the application installed, but only 100 users can use simultaneously. हाँ, तो कॉन्करेंट का मतलब ये है बेसिकली कि ये आप 1000 में भी, अगर 1000 कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर दें. इसका जो मेन अच्छी एग्जाम्पल मैं देता हूँ है क्विक बुक्स. क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर दें सर्वर पे, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक यू कैन ओनली यूज़ 2 यूज़र्स एट द सेम टाइम. 2 यूज़र लॉगिन हो सकते हैं एक साथ. आप चाहें तो उसकी लाइसेंस बाय कर सकते हैं और 100 यूज़र्स कैन यू लॉगिन एट द सेम टाइम. बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम 10 लोगों को 100 यूज़र्स भी अगर हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि हम 500 लोगों को उसको एक्सेस नहीं दे सकते हैं. क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं, 100 लोग जो है यूएस के अंदर सुबह में एक्सेस करें, बाकी के 400 लोग चाइना के अंदर जब यहाँ पे रात हो वो लोग वहाँ पे यूज़ करें. देखा, हमें खाली 100 का लाइसेंस लेना पड़ा पर 500 लोग यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज द होल आइडिया इज़ एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं. दैट्स अ साइमल्टेनियस. Corporate license is corporate campus or a site which is like a DC और like बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उनकी corporate office होती है, campus होती है, and then अलग remote locations होती है. These are enterprise license. सबसे जो महंगा लाइसेंस होता है वो enterprise license होता है, which permit an organization to install the application on an agreed upon number of PCs. For example, a school may buy a site license of an antivirus program and allow all students to download and install it freely to ensure that the school's network remain virus free. Microsoft calls this a volume license key.
ये काफ़ी रटगर्स के अंदर भी इन्होंने ये ऑप्शन दिए थे। इफ़ यू आर ए रटगर्स स्टूडेंट, आप उनकी ही वेबसाइट पे से एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सफिनिटी एक्सफिनिटी वाले नॉर्टन एंटीवायरस दे रहे थे। देयर वाज अ टाइम जब अगर आप एक्सफिनिटी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, तो वो आपको नॉर्टन एंटीवायरस देते थे, यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री। सो उसमें उनका ये फ़ायदा होता है कि उनके नेटवर्क के ऊपर भी कोई वायरस नहीं आता है। इन ऐसे किस्म के जो ऐसे किस्म के जो लाइसेंस होते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम लाइसेंस की बाय माइक्रोसॉफ्ट और एंटरप्राइज लेवल लाइसेंसेस। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आप किसी भी जॉब में जाएंगे, आपकी जॉब के अंदर सेंसिटिव डेटा होगा ही हमेशा, क्योंकि जिस जॉब में आप जाएंगे वो आपको वहाँ पे पैसे भी देंगे। अगर वो आपको पैसे देंगे विच मीन्स उनका एचआर का डिपार्टमेंट होगा। अगर उनका एचआर का डिपार्टमेंट होगा विच मीन्स कि वो लोग ने आपका सोशल सिक्योरिटी कलेक्ट किया होगा, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, लास्ट नेम, प्लेस ऑफ वर्क, एवरीथिंग, आपकी सारी हिस्ट्री वो लोग कलेक्ट करेंगे, तभी जाके आपको चेक मिलेगा या डायरेक्ट डिपॉजिट। सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज PII. Most of the time this will be referred as PII. Prohibited content activity, create a policy, handle specific situation. Prohibited content जो है basically काम के on a work space, you do not want to access anything which is prohibited, pornography, gambling, or whatever, like which is not allowed on your company network, should not be accessed. You should, अगर आप if you're handling these policies, then आपको एक policy create करनी पड़ेगी। पॉलिसी क्या, एज अ डॉक्यूमेंट, एक आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये स्टेट करे होगा कि दिस टाइप ऑफ कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट्स यू शुड नेवर विजिट। आप वर्क के ऊपर हैं, यू शुड नॉट गो टू नेटफ्लिक्स। आप वर्क के पीसी के ऊपर है, यू शुड नॉट गो टू यूट्यूब। anyone going to this YouTube or first offense, second offense can cause this much of issues with your job. So ये policy आपको create करनी पड़ेगी on prohibited content जो आपकी कंपनी वालों ने पॉलिसी के अंदर डाला है। Demonstrating communication skills and professionalism, communicating with customers. So ये काफी this lot of people, I'll tell you from the experience, half of the job जो किसी भी जॉब के अंदर आप करते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। अगर वो कम्युनिकेशन इज, इफ यू आर डूइंग दैट राइट एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट इन अ प्रोफेशनल मैनर, दैट इज हाफ ऑफ योर जॉब। अगर आपको कुछ आता भी नहीं ना आईटी का, अगर आपको कुछ पता भी नहीं ना, you can still do the job as long as you can communicate, because without the communication there is no moving forward. और जो प्रोफेशनलिज्म है, you should wear a business attire, even though काफ़ी companies have not mandated that you should wear business attire. आप जीन्स में जा सकते हैं stuff, but अपने आप को प्रोफेशनल प्रेजेंट करने से जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, they will have a different view of you. और उस बेस के ऊपर अगर आपको जॉब नहीं भी आती है ना, फिर भी आप जॉब खुद ही सीख सकते हैं या तो वो जॉब कर सकते हैं। बट अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू शो योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल पर्सन, देन इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज they will point at the weaknesses you have, which is if you're unable to repair something, whatever, वो weaknesses सामने आना शुरू हो जाएंगी. But if you have this communication skills and professionalism showing in manner, this is your first step to getting into any job. Using appropriate behavior, punctuality, मतलब हमेशा टाइम पे आने का, accountability, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी accountability होनी चाहिए. Flexibility, IT की जॉब के अंदर flexibility is 100% needed, because 8 to 9, 8 to 5 टाइप वाली जॉब चले हैं most of the time,
but there are times when you have to work overnight, you have to work weekends, Christmas Day, uh, Independence Day, whichever जो फेडरल हॉलीडेज जो होती हैं, sometimes you have to work during those days too, so you have to be available and flexible most of the time. Confidentiality, जो भी जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, और स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर जो भी डेटा आप रिट्रीव कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं इस स्टेज कॉन्फिडेंशियल, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं आप, किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को सेंड नहीं कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट. सो द कॉन्फिडेंशियलिटी इज पार्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशन एज वेल. You respect others and they will respect you. In privacy, confidentiality, privacy, almost the same thing, but keep everything private in terms of data, and you should be good to go. So this chapter ends right here. अपना जो ये चैप्टर था was about understanding and operational procedures. ये हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 23 फॉर CompTIA. इस चैप्टर के अंदर हमने ये लर्न किया कि अपने आप को कैसे कम्युनिकेट एंड अपने आप को कैसे प्रोफेशनल शो करने का जॉब के लिए, सो देन यू आर एबल टू कीप दैट जॉब. We do not have any practical for this, obviously, because this was a purely theory chapter. But अगर आपके कोई भी questions हैं, and if you want to ask them, you can ask them after the session is ended. आप comments के अंदर type करें, and then I can respond to you over there. If you like me to create any other training videos, comment में और मुझे chat में आप बताएं, and I will try my best to get you those videos for training as well. If you like these videos or any other videos, please make sure that you like and subscribe, and hit that bell notification icon for any future videos. We will end our CompTIA A+ training today here. Once we have a new training started, I will post that on the About Us page. So stay tuned. Until then, you guys have a nice day.